माइकल जैक्सन की डेथ एक मिस्ट्री बन के रह गई है, ऐसा क्यों? वो सब एक ड्रामा था। असल में तो वो जिंदा है। 5 दिन रात लगातार जागा है। माइकल जैक्सन की डेथ के बाद डॉक्टर को भी ब्लेम किया गया। माइकल जैक्सन को इस मेडिसिन की डोज देता था। दिव्या भारती अपने फ्लैट के 5th फ्लोर से गिरकर डेथ हुई उनकी। नीचे पहुंचते हैं उसकी बॉडी के पास, तो बॉडी मूव नहीं कर सकती, लेकिन वो सांस ले रही थी। सब कहने लग गए कि तुम दिव्या भारती की कातिल हो। बिल्कुल, आपने सही सुना है। दाऊद इब्राहिम उसके कत्ल में इन्वॉल्व। श्रीदेवी की डेथ के बाद भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी सामने आई। बाथरूम गई है या ले जाया गया है, यू नेवर नो। माइकल जैक्सन, दिव्या भारती और श्रीदेवी जैसे कई सुपरस्टार्स की डेथ पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। क्या माइकल जैक्सन आज भी जिंदा है और उनकी डेथ का एक ड्रामा रचाया गया? दिव्या भारती की मौत बिल्डिंग के 5th फ्लोर से गिरने से हुई, लेकिन उनकी मां को क्यों ब्लेम किया जाता है? श्रीदेवी की डेथ के बाद बोनी कपूर की इन्वेस्टिगेशन क्यों की गई? ये सब जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सादिया आपा, आज का जो एपिसोड है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसीलिए क्योंकि जो हॉलीवुड और बॉलीवुड की मिस्टीरियस डेथ्स हैं, आज मैं उस पर बात करना चाहती हूँ आपसे। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स जिनकी डेथ एक मिस्ट्री तो बनी, लेकिन साथ साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने भी जन्म ले लिया। सबसे पहले मैं बात करूंगी माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन को इतना बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है, लेकिन माइकल जैक्सन की डेथ एक मिस्ट्री बन के रह गई है, ऐसा क्यों? एक तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये लोगों के इसके हवाले से बड़ी क्यूरियोसिटीज़ हैं, क्योंकि इन अमवात के हवाले से इतनी कहानियाँ हैं कि लोग हमेशा सोचते ही रह गए कि ये क्या हुआ है। और माइकल जैक्सन को तो लेके उसकी तो पूरी ज़िंदगी जो है ना, वो मिस्ट्री पे ही है। कभी वो गायब हो जाना उसका, कभी उसके साथ मुख्तलिफ हादसात होना, और वो जो फेम की ऊंचाई पे वो पहुंचा, जो मैं कहती हूँ एक स्याह फाम इंसान था जो बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग था। फिर जिस तरह उसके फेस फीचर्स बदले और क्या क्या हुआ, कितनी वो सर्जरियों से गुज़रा, उसकी एक ऐसा ये एक इंसान था या एक ऐसा शाहकार था कि लोग इसके बारे में ना हमेशा कुरेदते रहते थे कि वो कैसे रहता है, कैसे उठता है, क्या खाता है, उसका घर कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, उसके इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं। इसके हवाले से आपने देखा होगा, अगर वो जानवरों को रखने का उसको बहुत शौक़ था, तो वो उसने सांप पाला हुआ था, बड़ा एनाकोंडा पाला हुआ था। उसके हवाले से ख़बरें अजीब अजीब। फिर उसने बच्चे अडॉप्ट किए हुए थे और वो बच्चों का वो खुद को उनका बाप कहलवाता था। फिर उसकी फैमिली से लिंक, फिर उसके साथ ना हादसात बहुत हुए। अभी वो जब इस गाने की इंडस्ट्री में आया है और अभी अपना नाम बना रहा था, तो एक बार उसका स्टेज पे वो जो क्रैकर्स होते हैं वो उसके चेहरे के पास, और वो फटे, उसका 2nd और 3rd डिग्री बर्न हो गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी सर्जरियों से गुज़रना पड़ा और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा उसको उठानी पड़ी। मैं अगर गौर करती हूँ ना, तो मुझे माइकल जैक्सन और पेन, ये 2 एलिमेंट है, मतलब एक दूसरे के साथ जैसे लाज़िम मलज़ूम थे। उसकी पूरी ज़िंदगी में दर्द ने उसका साथ नहीं छोड़ा, लोगों ने साथ छोड़ दिया, दोस्त दुश्मन बन गए, जेलसी में कौन कहाँ से पहुँच गया। लेकिन माइकल जैक्सन की जो पेन से एक ताल्लुक़ था ना, उसकी पूरी ज़िंदगी पेन के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी मौत भी पेन के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, 4 बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहा जाता है कि माइकल जैक्सन की डेथ के साथ जुड़ी हैं। क्या 4 बातें की जाती हैं उसकी डेथ को लेके? देखिए, एक तो ये कहा जाता था कि ये उसको मर्डर किया गया। एक तो थी कि उसको मर्डर किया गया। फिर इसको कहा गया कि ये एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट था जो उसने डेविल से किया था, जिसकी कई शिकें जो हैं वो उसको मंजूर नहीं थी, तो उसको इस तरीके से सीक्रेट सोसाइटीज़ ने उसको मार दिया। अच्छा, फिर एक ये था कि भी वो ओवरडोज होके ड्रग वो हुआ, क्या कहते हैं, उसकी डेथ हुई। फिर एक ये था कि इसकी डेथ का पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया है,
असल में ये सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। उसके ये बारे में ये था कि ये पूरा डेथ का ड्रामा खेला गया और उसकी मौत का सीन और लोगों को सारा जो हुआ उसके आखिरी रसूमात वो सब एक ड्रामा था। असल में तो वो जिंदा है। यानी माइकल जैक्सन जिंदा है और कहा जा रहा है कि सिर्फ वो मर गया है। हाँ, और ये बात फैलाई जा रही है और वो अब उसके कई चाहने वालों ने कहा कि हमने माइकल जैक्सन को मुख्तलिफ जगहों पे देखा है लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लिया। अच्छा, कोई कहता था कि जी क्योंकि सोनी म्यूज़िक लेबल जो था उसके साथ इसने बहुत ज़्यादा सिंगिंग, सबसे बड़ा उस टाइम इंडस्ट्री म्यूज़िक की सोनी म्यूज़िक जो है उससे साथ रिलेटेड बहुत बड़ा थी, लेबल था। बहुत बड़ा लेबल था और इन दोनों ने काम भी बहुत इकट्ठा किया इस लेबल के साथ। लेकिन फिर इनके आपस के कुछ इख्तलाफात ऐसे बढ़े कि माइकल जैक्सन ने इसके मालिक के हवाले से ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो डेविल है, ये खुद डेविल है, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री वाला। इस वजह से वो, और जो इसकी एक कंट्रोवर्सी थी ना कि ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में कोई इसका वो हुआ, ये इन दोनों आपस में ये समझे एक दूसरे के साथ मैच भी करती है क्योंकि इसने ब्लेम ही ये किया था कि ये सोनी म्यूज़िक जो है ये एक डेविल के ज़ेर निगरानी सारा सेटअप है और वो इसके साथ स्लेव कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे जिससे माइकल जैक्सन जिसकी शराइत के साथ एग्री नहीं था, इसलिए वो मार दिया गया। अच्छा, स्लेव कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि वो माइकल जैक्सन से काम ले रहे थे, माइकल जैक्सन को शोहरत दे रहे थे लेकिन पैसे खुद कमा रहे थे? वो ये होता है कि एक तो पैसे की परसेंटेज बहुत ज़्यादा वो कमाता वो था, आवाज़ उसकी थी, नाम उसका था। दूसरा, एक जो सैटेनिक सोसाइटीज़ होती हैं वो आपकी सोल से ख़रीदो फ़रोख्त करती हैं, वो आपको ऑर्डर देती हैं कि आपको ये करना है, हमारे तमाम अहकामात पे अमल दरामद करना है, जैसा हम कहेंगे वैसा करना है, जो करवाएंगे। और उसमें आपको याद होगा जो हमने कितने प्रोग्राम किए जिसमें सैटेनिक सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने मेंबर से ख़ास तौर पे बच्चों के साथ गलत काम, आपको याद होगा कि इसकी ज़िंदगी में एक कंट्रोवर्सी ये भी निकली थी कि इसने किसी बच्चे के साथ ज़्यादती का मामला, लेकिन माइकल जैक वो चीज़ साबित नहीं हो सकी, इल्ज़ाम लगा था। लेकिन एक जो चीज़ है कि इसकी बच्चों के साथ लगावट बहुत ज़्यादा थी और मे बी जो शैतान का जो सैटेनिक कॉन्ट्रैक्ट था, स्लेवरी का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें ऐसी शराइत होती हैं कि जिसमें बच्चों को अब्यूज़ से लेकर और ऐसी गैर अखलाकी हरकतें, एज ए ह्यूमन इसको माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करता था और लोगों की मदद करता था। इसने बच्चे और एनिमल्स के लिए भी, एनिमल लवर भी था। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के तहत जो है इसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। स्टार्ट में ये भी सुना जब ये गायब हुआ तो उसको फेम और दौलत के लिए इसको इस पर राज़ी किया गया। अब ये बात तो ये सुनी तो बहुत गई, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि उसने ऐसा किया कि नहीं किया। लेकिन इसके साथ हमेशा एलुमिनाटीज़ और ये मंसूब किए जाते हैं इसकी शोहरत से, इसके नाम से। अच्छा, इसको एक हुआ, अच्छा इसका एक और हुआ था कि ये एक परफॉर्म कर रहा था कि जैसे ट्रॉली सी में ऊंची हाइट पे वो एक बना हुआ था जगह, जंगला सा, जिसमें वो खड़ा होके वहाँ से भी ये गिरा था। और उसके बाद उसकी जो बैक की पेन थी, बैक बोन में जो उसको इंजरी हुई थी, वो सारी ज़िंदगी इसकी कभी ठीक नहीं हो सकी। और वो इंजरी ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल इंजरी थी और उसके लिए उसको पेन का, मैंने कहा ना कि माइकल जैक्सन की ज़िंदगी और पेन लाज़िम मलज़ूम थे। पहले बर्न का, सेकंड थर्ड डिग्री बर्न, फिर बेशुमार उसकी सर्जरियाँ। अच्छा सादिया आपा, ये तो आपने बता दिया कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को डिकोड किया आपने। फिर एक आपने ये बताया कि उसको मर्डर की भी कोशिश इसमें की जाती थी स्टेज पे, जो उसके साथ हादसे पेश आए, एक बर्न वाला फिर एक गिरने वाला। ये जो सर्जरीज उसने करवाई, ये कहा जाता है कि कुछ तो उसने अपने एक्सीडेंट्स की वजह से सर्जरीज करवाई, कुछ कहा जाता है कि उसने खुद सर्जरीज करवाई ताकि उसका हुलिया तब्दील हो सके। ऐसा क्यों? इसलिए कि एक स्याह फाम को लेके शायद ऑडियंस वो उतना उसको एक्सेप्टेबल नहीं था। वो जिस तरह का उसका एक जैसे फीचर्स होते हैं स्याह फाम्स के, मोटा नाक, वो कलर, ये वो आपने देखा कि वो एक तो बर्न की वजह से भी उसकी स्किन डैमेज हो गई,
जिसकी सर्जरीज करा के उसने अपना नाक पतला, फीचर्स टोटल चेंज। अगर आप माइकल जैक्सन की पुरानी तस्वीर निकालें और नई वाली, कोई कह ही नहीं सकता कि इट्स द सेम पर्सन। तो उसको अपनी ब्यूटीफाई करने का भी, और जब वो इतना पसंद किया गया आवाम में कि फिर उसको क्रेज़ हो गया था सर्जरीज़ का। वो चाहता था मैं गोरे से गोरा तरीन हो जाऊं और ख़ूबसूरत से खूबसूरत तरीन हो जाऊं। अपनी आँखों की नाक, होंठ, यू नेम इट, फेस कट, उसने सब कुछ एक आर्टिफिशियली वो इसमें चलता चला गया। और उसका ये सर्जरीज़ भी, डॉक्टर्स भी उसको कहने लगे थे कि जितना वाइटनिंग के लिए और आप चेहरे के फीचर्स बदलने के लिए सर्जरी कर रहे हैं, ये इंसानी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है। बट उसका एक क्रेज़ था जो बढ़ता चला गया। और उसने फिर क्या हुआ कि वर्कलोड, इंजरीज, पेन, जो बहुत बड़ी एक कॉज बनी स्ट्रेस की उसके ऊपर। अब वो हर वक्त स्ट्रेस में रहता था। फिर उसकी ज़िंदगी में 2-3 तब्दीलियाँ बड़ी ऐसी आईं। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया और स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया। वो मतलब खाना पीने की टाइमिंग उसकी बिल्कुल डिस्टर्ब, वो स्ट्रेस की वजह से ना खा पाता था ना सो पाता था। अब और पेन में इतना रहता था, बैक पेन तो उसकी, क्योंकि जब वो रिहर्सल्स करता था और जब आता था तो वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता था और पेन का लेवल वो होता था कि उसने पेन किलर, ये जो स्ट्रेस को दूर करने रिलैक्सेंट्स होती हैं वो भी उसको देनी शुरू कर दी गई। लेकिन उससे भी उसको एज सच 100% रिलीफ नहीं मिलता था। वो सो ही नहीं पाता था। वो ऐसा भी था कि जो 5 दिन रात लगातार जागा रहा है। इस तरह भी उसके साथ स्टेजेस आई हैं। और फिर उसने क्या किया, उसने एक अपनी पेन का एक फार्मूला ढूंढ लिया, प्रोपोफॉल। ये ड्रग्स है, एनेस्थीसिया कहलाती है। जैसे जिसकी सर्जरी होती है उसको एनेस्थीसिया देते हैं ना, प्रोपोफॉल जो है एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होती है। और उसमें फिर आप बिल्कुल अपने बेहोश हो जाते हैं। उसमें आपके काट भी लेते हैं, वो आपको प्रेशर सर्जरी, पेन का एहसास कम हो हाँ, जाता। पेन क्या, आपको कोई भी एहसास नहीं रहता। और इवन एनेस्थीसिया उतना ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मैं खुद क्योंकि 6 मेजर सर्जरी से मैं गुजरी हुई हूँ। एनेस्थीसिया की ज़रा सी मिकदार ऊपर हो जाए और अगर वो मॉनिटर सही से नहीं कर रहे तो आपकी मौत के इम्कानात भी रहते हैं। इसलिए एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं और वो एनेस्थीसिया देने से पहले आपके इंतहाई मेडिकल चेकअप्स होते हैं। आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी किस स्टेट में है, फिर एनेस्थीसिया मिकदार, आपके वज़न का, ऑपरेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, उसके हिसाब से दिया जाता है। ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ये बहुत सेंसिटिव मेडिकेशन है। लेकिन ये इसको एडिक्शन होनी शुरू हो गई, क्योंकि उसके बाद क्या होता था, इसका स्ट्रेस और नींद दोनों डिज़ायर पूरी हो जाती थी और इसको पता नहीं चलता था कि ये कहाँ पे है। और लेकिन विदाउट मॉनिटरिंग दिस मेडिसन वो बहुत डेंजरस जोन में इंसान को ले जा सकती है और बहुत रिस्की एलिमेंट होता है। एक डॉक्टर भी माइकल जैक्सन ने रखा था और वो डॉक्टर हमेशा माइकल जैक्सन के साथ रहता था। माइकल जैक्सन की डेथ के बाद डॉक्टर को भी ब्लेम किया गया। डॉक्टर मरे जो है, जो हमेशा इनके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट पे लिया, इसका बहुत बड़ा, इसको AEG एक कंपनी थी जिसकी तरफ से बहुत गैप के बाद 2009 में ही इसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, एक बड़ा, जिसमें एक पूरा एल्बम करना था। और वो काफ़ी बड़ा, और इसको कम से कम 10 साल हो गए थे कि इसने वो फिज़िकल जो एक्सर्शन होती है ना गाने की, एक आध गाना तो किया, लेकिन वो एल्बम वाला गैप काफ़ी लंबा आ गया हुआ था। तो इसकी प्रैक्टिस अब वैसे पहले वाली नहीं थी, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ी थी और जिसकी वजह से इसको जब उस प्रैक्टिस के बाद वो आता था तो उसका बहुत बुरा हाल होता था। तो इसने इस मेडिसन को, जो इसका मैं आपको बता रही थी कि प्रोपोफॉल जो है, इसको रेगुलर इनटेक शुरू कर दिया था। लेकिन डॉक्टर मोरे जो हैं वो हर वक्त साथ रहना इसलिए भी ज़रूरी था कि जब वो उनको ये मेडिसन देते थे तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता था। लेकिन एक बहुत बड़ा ये मैं कहती हूँ कोई इसमें प्लान था, इसमें कोई साजिश थी, इसमें क्या चीज़ थी, क्योंकि डॉक्टर मोरे ये जानते हुए कि ये ड्रग जो है
जब तक इसमें सारे मॉनिटर मशीनरी ना लगी हो तो ये डायरेक्ट आप मॉनिटर नहीं कर सकते कि बॉडी पे क्या अफेक्ट कर रही है, या बॉडी को एक होती है नॉर्मल सिलेक्शन होती है कि वो चलो आप थोड़ी देर के लिए, एक होती है जो मीडियम होती है उसमें आपको स्लीप टाइम हो जाता है, आपको स्ट्रेस आवे, लेकिन अगर आपको डीप ले जाती है स्लीप में तो वो आपको कोमे में भी ले जा सकती है और मौत में भी ले वेरी जा सकती है। डेंजरस। और डॉक्टर मोरे एक बड़ा अच्छा एजुकेटेड और बड़ा वेल नोन डॉक्टर था। ये नुक्ता उसने कैसे इग्नोर कर दिया कि ये डेली वो माइकल जैक्सन को इस मेडिसिन की डोज देता था और विदाउट एनी जो आपका हार्ट रेट चेक किए कि जो मशीन मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो मॉनिटर करने में आपकी मूवमेंट मॉनिटर करते हैं, उसके बजाय वो सेल्फ मॉनिटरिंग पे ही जोर दे रहा था। वो देखता रहता था कि अच्छा ये मूव कर रहा है, डीप स्लीप में तो नहीं चला गया ये, और ये चीज़ें चलती रही हैं। और उसका जो है वो पहले तो कुछ दिन उसने कहा कि ये मैं मेडिसिन नहीं लेता, दूसरी स्ट्रेस की और पेन की ले लेता हूँ, लेकिन प्रोपोफॉल ड्रग जो है ना वो उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुका था, एडिक्शन बन चुकी थी। उसके बगैर ना वो सो सकता था ना वो स्ट्रेस से बाहर आ सकता था। तो डॉक्टर मोरे ने इसको ऐसा किया कि अभी ये जो है अभी की रिहर्सल चल ही रही थी कि वन फाइन डे डॉक्टर मोरे ने जब रात को वो थक कर आया, उसको लगाई मेडिसिन और ये जब स्लीप पे चला गया तो वो बैठा होता था, उसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता था, तो कोई उसकी पर्सनल कॉल आ गई। अच्छा, वो निकला हुआ वॉक करता हुआ वो ज़रा कमरे से बाहर बात करने में मसरूफ़ हो गया। अब ऐसे पेशेंट को जिसे ये मेडिकेशन लगी हो, जिसकी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ना हो, ह्यूमन आई उसको मॉनिटर कर रही है और वो जज भी नहीं कर सकती कि ये कितना डीप चला गया है स्लीप में, ये क्या से क्या हो सकता है, वो सिर्फ उसकी ब्रीथिंग पैटर्न को उसके देखकर अंदाज़ा लगाता था। मतलब इंटरनल क्या डेंजर कर रहा है या हाँ, हार्म कर रही है वो मेडिसिन, इस चीज़ उसकी के कोई लिए मॉनिटर नहीं। देखिए ना, इतना बड़ा एक वो टॉप स्टार, उसके पैसे की कमी नहीं, रिसोर्सेज की कमी नहीं, उसमें ये निगलेक्शन मेरी ना हलक से उतरी नहीं। बिलीव करें किसी के भी नहीं, कोई भी सुन रहा होगा, जो बिल्कुल। सुनेगा और जिसकी नॉलेज में ये बात आएगी वो ये सोचेगा ज़रूर कि सोर्सेज की कमी हो। एक कमरा पूरा आप आईसीयू की तरह भी तैयार कर सकते हैं, थिएटर की तरह भी तैयार कर सकते हैं कि जिसमें उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा हो, ताकि पता हो कि कोई डोज, तो इतने डोज भी इतनी मखसूस दी जाती है, इतना पॉइंट्स देख कर और हर चीज़। बहरहाल वो फ़ोन करता करता कमरे से बाहर निकल गया और जब वापस आया तो उसको लगा कि माइकल जैक्सन जो है वो मूव नहीं कर रहा और बिल्कुल उसके सीने में पहले लगा कि इसको हार्ट का कुछ हो रहा है। और इसने उसको बजाय इसके कि अगर वो उस टाइम भी वो बच सकता था, बजाय इसके कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता, क्योंकि ये जब इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई, क्योंकि आपके ऑर्गन काम करना छोड़ने लगते हैं जिसमें लंग्स शामिल है। लंग्स जब काम करना छोड़ता है तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई, ऑब्वियसली, अगर ये सिंपल ऑक्सीजन भी उसको लगवा देता उस टाइम या प्रोवाइड करवाना, उसके लिए मतलब माइकल जैक्सन के लिए सोर्सेज की कमी थी। Exactly. जैसे आज तक ये नहीं पता चला कि कायदे आज़म के लिए एम्बुलेंस क्यों ना पहुंची, तो यही एक क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है कि माइकल जैक्सन के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं था, जबकि डॉक्टर जानता था कि इसमें किसी सूरत में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत आ सकती है, बल्कि उसने सीपीआर करना शुरू कर दिया, जो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग होता है, उसको उसकी नहीं, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। उसके बाद वो इमरजेंसी क्रिएट करके अगर वो एम्बुलेंस भी कॉल कर लेता तो एम्बुलेंस के अंदर भी ऑक्सीजन सिस्टम होता, लेकिन वो उसको कार में डाल के जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो उस स्टेज से निकल चुका था, मतलब ही पास्ड अवे। तो बाद में डॉक्टर पे भी केस किया गया था। डॉक्टर पे पुलिस ने जब तहकीक, अब देखे ना कितनी मेजर निगलेक्शंस हैं इस केस में।
एक कोई मॉनिटरिंग सिस्टम के बगैर उसको ऐसी ड्रग देना, फिर उसमें पर्सनल अटेंडेंस होके भी आप फ़ोन करते हुए टहलते हुए आप बाहर निकल गए, फिर उसके बाद जब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना या एम्बुलेंस कॉल करना, दैट वाज अ नॉट अ इशू फॉर दैट पर्सन जो इतने सोर्सेज से माला माल था। और एक डॉक्टर जो इतना अक्लमंद था, इतना पढ़ा लिखा था, जो क्वालिफाइड था इस तमाम उसमें, वो ये नहीं कर सका और उसको रखा गया, अरेस्ट किया गया। लेकिन क्या होना था, बस कुछ अरसे बाद वो केस क्लोज हो गया। ये तो 3 हो गई थ्योरीज, चौथी को भी हमने डिस्कस किया। इसमें ना जो सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे ज़्यादा लोग बात करते हैं कि क्या माइकल जैक्सन अभी भी ज़िंदा है। कुछ लोगों ने जिसको देखा उन्होंने उसको माइकल जैक्सन समझा। कुछ लोगों का ये कहना है कि उसने सर्जरीज इसीलिए करवाई थी क्योंकि उसको शक था कुछ लोग मेरा मर्डर कर देंगे। तो कहाँ देखा गया वो? क्या कॉन्सर्ट में देखा गया? कहीं किसी उसके फैन ने देखा उसको? क्या मामला था इसका? यही था, उसके फैंस ने उसको, किसी ने कहा वो किसी कॉन्सर्ट पे किसी कोने में खड़ा देखा गया, किसी ने कहा उसको मार्केट में किसी शॉप पे देखा। और सर्जरीज अब जो करवाने के बाद उसका फाइनल जो थी गेटअप, वो तो लोग पहचानते ही थे। हाँ, उसको अपनी ज़िंदगी का ख़तरा लाक था हमेशा से, उसके साथ सिक्योरिटी सिस्टम, गार्ड्स, ये वो। देखिए, इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी, इतना रिसोर्सफुल होने के बावजूद भी, देखिए अगर हम ये भी कहते हैं ना कि वो मे बी ज़िंदा हो और गायब हो गया हो, तो मेरे ख़्याल में ये तो फिर कोई बहुत ही बड़े लेवल पे सिस्टम पूरा, कि उसकी एक बॉडी थी, उसको दफनाया गया, पूरी सेरेमनीज हुई, इस चीज़ का तो फिर उसका कोई डुप्लीकेट तैयार हुआ है, तो फिर ही बिल्कुल। तभी आए। अब बाकी जिस लेवल की ये गेम थी, वहाँ ये हो भी सकता, हम इसको बादल मतलब क्यास नहीं चारों कह में से सकते, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कौन सी भी सही हो सकती कोई है। भी हो सकती है। एक और बड़ी हाई प्रोफाइल केस की भी डेथ एक मिस्ट्री बन गई थी, वो थी बॉलीवुड की दिव्या भारती। कहा जाता है कि वो जैसे ही बॉलीवुड में आई, ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जैक्टली गर्ल। जब भी दिव्या भारती की बात होती है हर जगह पे, तो लोग यही कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस थी। अच्छा, उनकी भी डेथ जैसे हुई और जितने कम ड्यूरेशन में बॉलीवुड में आने के बाद हुई, वो भी एक मिस्ट्री कहा जाता है। कहा जाता है कि दिव्या भारती अपने फ्लैट के 5th फ्लोर से गिरकर डेथ हुई उनकी। क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है इसके पीछे? पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा दिव्या भारती के हवाले से बता दूं कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, और फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई और क्या हुआ। अच्छा, ये एक बच्ची थी जो 25 फरवरी और 1974 में पैदा हुई, एक नॉर्मल फैमिली में, जो मीडियोकर फैमिली थी, वो उसमें पैदा हुई। और वो, लेकिन उसकी जो पैदाइश से जो पहली चीज़ उसके बारे में कही जाती थी, वो उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके हुस्न के चर्चे पैदाइश के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गए, क्योंकि आमतौर पे न्यूबॉर्न इतने प्रोमिनेंट फीचर्स के साथ नहीं होते, ज़रा शक्ल निकलने में और टाइम लग देखने जाता में टाइम लगता। लेकिन वो बच्ची की खुसूसियत ये थी कि वो बचपन से ही जो भी देखने आता था, वो कहते थे भाई जो उनके घर बच्ची पैदा हुई है ना, उसके जैसा हसीन तो बच्चा हमने देखा ही नहीं। तो वो अच्छा, जब वो कहते नहीं है, जब आप खूबसूरत हो और आपको हर जगह से अप्रिसिएशन मिले, तो एक आपको जब एहसास हो जाए अपनी खूबसूरती का, तो आपको उसको ज़रा उसका वो भी मान हो जाता है मान हो अपने जाता हुस्न है, पे। ज़रा उसका ध्यान भी रहता है, और पता चलता है कि आई एम डिफरेंट या आई एम वेरी ब्यूटीफुल। तो आपके एक एटीट्यूड में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो छोटे, जब वो स्कूल गोइंग थी, तब से ही उसमें एक तो उसने माइंड सेटअप कर लिया था कि मैं क्योंकि बहुत खूबसूरत हूँ, तो मैं फिल्मों में आऊँगी, एक्ट्रेस बन सकती हूँ। और उसकी रिजेम्बलेंस जो एक किसी से करवाई जाती थी, तो वो उस टाइम की टॉप की हीरोइन श्रीदेवी से कहा जाता था। दोनों का ताल्लुक़ साउथ से था, और जो था कि श्रीदेवी की आँखें, उसके फ़ीचर की खूबसूरती और उसकी मासूमियत के बड़े चर्चे थे। अब उसकी एक छोटी सी मिनी कॉपी आ गई थी, जो कि ज़ाहिर बात है उम्र में भी उससे बहुत कम थी, खूबसूरती में भी 2 हाथ आगे ही थी, कम नहीं थी। तो अब वो जब स्कूल में काफ़ी प्रोमिनेंट हुई है, स्कूल में उसने जो है शुरू से अपना कोई मॉडलिंग कर रही है, छोटे से अपने इवेंट्स में, फंक्शनों में, कभी डांस सीख रही थी, डांस भी अच्छा करती थी।
तो वो नज़रों में आना शुरू हो गई लोगों के। क्योंकि इसमें एक गोविंदा के भाई ने इसको देखा एक स्कूल के इवेंट पे ही, एक किसी फंक्शन पे देखा। कोई फंक्शन था किसी एरिया में, वहाँ पे इसके अपने पेरेंट्स के साथ गई हुई थी। वहाँ गोविंदा के भाई ने इसको देखा। एग्जैक्टली यही कहा जाता है कि आई गेस वो 9th या 10th क्लास में हाँ, थी। 9th क्लास में थी वो। तभी ऑफर आ गई थी बॉलीवुड से। उस टाइम थी मेरे ख्याल में 16 साल की, जब वो 9th क्लास की स्टूडेंट थी ना में। और उसको पढ़ने का ना इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शौक नहीं था। उसको ये था कि मुझे हीरोइन बनना है, मैंने डांस सीखना है, मैंने मॉडलिंग करनी है, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए। ये उसमें बच्चियों में जैसे चुलबुलापन होता है। वो गोविंदा के भाई ने इसको देखा और उसने सोच लिया कि यार एक तो ये बिल्कुल श्रीदेवी का छोटा वो लगती है वर्जन, और दूसरा ये कि खूबसूरती में ये कुछ आ गई है, उम्र भी बहुत छोटी है। तो मैं अगर इसको अपनी फ़िल्म में कास्ट कर लूँ तो ये तो दलका मच जाएगा। अच्छा, उसने अपने फ़िल्म के लिए इसको चूज़ भी कर लिया, इसके पेरेंट्स से मुलाकात की, लेकिन बात कुछ उस तरह सच बन नहीं सकी। कुछ इनकी डिमांड और कुछ पेरेंट्स की डिमांड और कुछ इनकी डिमांड, कुछ इतना हो नहीं सका। अच्छा, उसके बाद बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। बात तो फिर बोनी कपूर, सुभाष गए, जितने बड़े नाम थे ना, वो सब ने इसको अप्रोच करना शुरू कर दिया, इसके पेरेंट्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया। कहीं पेरेंट्स जब फिल्म का सुनते थे तो वो इतना मुतासर नहीं होते थे। कहीं पे ये लोगों की मतलब कहीं बनी नहीं बात उस वक्त तक। इसको जितनी उम्मीद थी कि फ़ौरन मतलब मैं आ जाऊंगी और मुझे बड़े अच्छी ऑफ़र्स होंगी, उस तरह की इसको वो पेरेंट्स अभी इसको लॉन्च करने का क्योंकि मकसद था, तो उनका था कि बहुत ही कोई अच्छी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म हो तो हम उसमें करें। अच्छा, मीनवाइल जो है ना, जो मीता जो देविया की माँ थी, मीता का ना वो था एक रामा नाडो, एक साउथ इंडियन प्रोड्यूसर था। उसने उससे मुलाकात हुई और उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को साउथ फिल्मों में लॉन्च करूँगा। अब वो जनाब ये जो उसकी पहली फ़िल्म 1990 में आई वो तेलुगु फ़िल्म थी। तेलुगु फिल्म में इसका अच्छा रहा रिस्पॉन्स। 1991 में भी इसने तेलुगु में काफ़ी फिल्में की, लेकिन 92 में राजीव रवि ने इसको अपनी एक फ़िल्म जो आई थिंक इसके साथ ही सनी देओल के जिसका फेमस गाना है सात समुंदर पार, हाँ वो, अच्छा वो इसने इसको कर लिया। और अगर आप सुने ना कि इसको उसकी पेमेंट कितनी मिली थी, 500 रुपया, 500 रुपये में फिल्म की, 500 रुपये उसको दे के उस पर फिर बाद में आई थिंक अगर फिल्म फेमस हो तो उसकी कोई परसेंटेज होती है, ये इसको कास्ट कर लिया गया। और सनी के साथ ही, अच्छा ये फिल्म जो है ना कोई इतना इम्पैक्ट नहीं दे सकी और इतनी कामयाब नहीं गई। सनी और ये ने इकट्ठा काम किया, लेकिन इसका वो जो गाना तुम बता रही हो ना, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये पूरी फिल्म में से ये एक गाना सुपर डुपर हिट हो गया। अच्छा, उसमें क्या था, उसमें लोगों की तवज्जो, गाने के सुर, म्यूज़िक वो तो अपनी जगह, गाने में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगी वो देविया भारती का चुलबुला स्टाइल, डांस और उसके स्टेप्स, और बहुत ही खूबसूरत लगी है उसमें। तो वो जितने इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे बस सकते में आ गए वो गाना और उसको देखकर हीरोइन को। उसके बाद ये तो हो गया कि एक साल के अरसे में, मतलब 92 में ही ये 91 से आई यहाँ पे लॉन्च हुई और 90 से ही किस्म का स्टार्ट हुआ और 92 तक वो लीडिंग स्टार बन चुकी थी। यू नेम इट कि किस हीरो के साथ उसने काम ना किया। गोविंदा ले लें आप, जो बेशुमार हीरो थे, मुझे तो खैर उतने, वो सनी के साथ भी और रशी और पता नहीं कौन कौन से हीरोज़ जो मेन हीरोज़ थे उनके साथ देविया भारती। अच्छा, अब देविया भारती जब 92 में ही 2 साल के अरसे में ही इतना मेन लीड पे आ गई और सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली भी हीरोइन बन गई। यानी पहली फिल्म 500 रुपए में की, हाँ, और फिर इतनी बड़ी सुपरस्टार बनी। इतनी बड़ी सुपरस्टार दिनों में। और अच्छा, इसमें जो है
सारी लीड एक्ट्रेस जो मेन एक्ट्रेसेस थी वो इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एक जेलसी फैक्टर आ गया। जेलसी फैक्टर, और इसको बड़ा डिस्कस किया जाता था कि ये कहाँ से कल की आई हुई, और एकदम से सारे डायरेक्टर उसके पीछे पड़ गए, सारे लोग उसी को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। अब इससे सारी मेन अदाकाराएँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा उससे जेलस हो गई। अच्छा, इसमें ना साजिद नादियावाला जो है इसने शोला और शबनम बनाई थी, जिसमें इसको लिया गया देविया भारती को, और ये अपने टाइम की सुपर डुपर हिट साबित हुई और बहुत ही प्रॉपर, और इसका बस हर एक के मुंह पे, लेकिन साजिद के दिल में ये खुद ही समा गई और इसका और साजिद का एक अंडरस्टैंडिंग, एक मोहब्बत डेवलप हो गई। अब 16 साल की उम्र में वो उस बच्ची ने अपना कैरियर का आगाज़ किया। अभी वो 18 साल की हुई थी कि साजिद की फ़िल्म के बाद साजिद ने उसको प्रपोज कर दिया और शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि दिव्या भारती और साजिद की शादी के खिलाफ उसकी फैमिली थी। बिल्कुल थी। अच्छा, उसमें यह हुआ, माँ मुखालिफ नहीं थी, माँ को ऐसा सच कोई इतराज़ नहीं था, इसने अपनी माँ से ही शेयर किया था। उसके वालिद को इतराज़ था। एक तो शायद उसको लगता था कि अभी अर्ली है, और दूसरा एक रिलीजन डिफरेंस था। साजिद मुसलमान था, देविया भारती हिंदू मज़हब से थी, तो वो भी एक था। और उसको, साजिद को ये भी था कि ये अभी साजिद जो है ये अभी शादी इतनी जल्दी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता था, और उसके वालिद का ये भी था कि अभी तो इसका कैरियर स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये पीक पे आई है। अब वहाँ उस ज़माने में जैसे ही हीरोइनें शादी करती थी उनका ग्राफ नीचे गिर जाता था, उनकी डिमांड ख़त्म हो जाती थी, ये बड़ा क्रेज़ था। इसलिए एक्ट्रेसेस ने, आप देख लें, जो उस एरा की जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने शादियां लेट की, बिल्कुल, इस वजह से कि उनकी पीक टाइम उन्होंने शादी नहीं की। गोविंदा के बारे में भी यही कहा जाता है। गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अपनी शादी पब्लिक नहीं की थी बहुत अरसे तक। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो शादियां की भी थी ना वो इतनी हिडन मैरिजेस थी कि आपने देखे ना, माधुरी दीक्षित ने काफ़ी लेट शादी की, मेन सारी एक्ट्रेसेस ने काफ़ी लेट शादियां की, तो उसकी वजह से ये भी, इसका बाप नहीं चाहता था कि ये भी शादी करे। साजिद ने कहा कि हम इस शादी को अभी सीक्रेट रखेंगे, पब्लिकली जो है इसको अनाउंस नहीं किया जाएगा। बहरहाल वो जब उसके वालिद साहब शिरकत नहीं की तो उसकी माँ ने भी एक्सक्यूज़ कर लिया कि मैं इस टाइम अपने खाविंद के गेस्ट जाके, पर तुम शादी करना चाहती हो तो कर लो। इन्होंने निकाह पढ़ाया और इसका नाम जो है सना रखा गया, देविया भारती का नाम मुस्लिम नेम सना रखा गया। और जो है इसमें अब दोनों की शादी जब ये हो गई तो उन्होंने एक फ्लैट इसको प्राइवेट, एक वो बिल्डिंग में एक इसको फ्लैट लेके दे दिया, 5th फ्लोर पे वो फ्लैट था। और अब ये था कि क्योंकि ये आता जाता था वहाँ पे, इसी तरह रखा हुआ था कि चलो, और वो देविया भारती को एक अलग से उसने लेके पब्लिक, ताकि पब्लिक की आंख से भी हमारा आना जाना मिलना जुलना इतना नज़र में ना आए। 5th फ्लोर पे वो फ्लैट था, ये भी किराए पे था फ्लैट। ओके। और इसके साथ एक जो उसकी थी मेड, जो बचपन से जो इसकी अमृता उसका नाम था, वो बचपन से देविया भारती के साथ थी, उसकी पैदाइश से लेके उसको पालने तक। समझे कि सेकंड अगर मदर का कोई रोल कहा जाए तो वो मेड उसके साथ वहाँ भी रहती थी, उसके खाने पीने का ख्याल। और इसकी जो एक ड्रेस डिज़ाइनर फ्रेंड थी जिससे इसकी बहुत दोस्ती हो गई थी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ भी एक मतलब समझेंगे दोस्तों की तरह आना जाना, और काफ़ी घर में, और उसका भाई भी आता जाता था काफ़ी, माँ भी आती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, पेरेंट्स में इतने ज़्यादा नहीं आते थे। तो इन्होंने एक दिवाली का, जो शादी के 4 महीने बाद दिवाली का कोई फंक्शन था, उसमें ये गए, वहाँ पे शादी भी इनकी डिस्क्लोज़ हुई। शादी के 4 महीने बाद तो वहाँ डिस्क्लोज़ भी हो गया, क्योंकि एक इवेंट पे इकट्ठे गए और लोगों की नॉलेज में बात आ गई। अब इसमें एक फ़िल्म वो शुरू जो कर रही थी, राधा का संगम, नई फिल्म बना रहे थे, उसकी तैयारियां, शूटिंग के लिए भी इन्होंने हैदराबाद जाना था, तो वो अभी तैयारियां कर रहे थे। अब जनाब
वो 1993 में जो एक चीज़ देखी गई कि ये देविया भारती के मिजाज में ना कुछ चेंजेस फील की गई। चेंजेस भी इस तरह के वो मतलब बहुत ज़रा हाइपर होने लगी थी, गुस्सा करने लगी थी। इसने ये गई हुई थी कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, तो इसने अपने आप को गुस्से से सिगरेट से ख़ुद को जलाया भी, अजियत। और जब साजिद के साथ इसके ज़रा कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो ये बहुत जज्बाती हो जाती थी। कहा जाता है कुछ फ्रेंड्स के थ्रू बाद में इंटरव्यू आया था कि दिव्या भारती के अपने हस्बैंड के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे और इस वजह से वो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन का कहते हैं कि मिक्स चीज़ें थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, जिससे पता चलेगा उसके कॉन्फ्लिक्ट किस किस जगह थे। और एक ऐसी थ्योरी भी है जो हमने जितनी पढ़ी है उनमें कहीं नहीं थी, पर वो मैंने उस टाइम जब ये हुआ था केस, तब मेरे नॉलेज में वो किसी सोर्स के थ्रू आई थी। आज मैं इस प्रोग्राम में वो भी डिस्क्लोज करूँगी। अच्छा, ये अब 5 अप्रैल को की बात है जब इसने अपने घर में एक पार्टी रखी, क्योंकि 6 अप्रैल को ये हैदराबाद जा रही थी फिल्म की शूटिंग के लिए। तो इसको था कि मैंने चले जाना है, लंबा टाइम लगेगा, तो इसने 5 अप्रैल को अपने घर में एक पार्टी रख ली, जिसमें उसने अपनी ड्रेस डिज़ाइनर फ्रेंड, उसका हस्बैंड, अपने भाई को बुलाया और साजिद ने भी आना था। बहरहाल इसने क्या किया, अच्छे से जो कुक थी, जो मेड थी, वो खाना शाना बना रही थी वो। अब वो जब भाई आया थोड़ी देर बैठा, फिर चला गया, उसको कोई काम वगैरह था। अब ये इसकी दोस्त और वो बैठे हुए थे, ये लोग बातें करते रहे, गपशप लगाते रहे डिफरेंट मौज़ूआत पे, आगे फ्यूचर पे, फिल्म की शूटिंग के हवाले से। और उसमें उन्होंने बड़ा एक माहौल बनाया हुआ था, टीवी पे फिल्म या सॉन्ग्स लगे हुए थे, आगे ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, शराबें 2-3 किस्म की रखी हुई थी, साथ वो जो मेड है वो कभी चिप्स बना के ला रही है, कभी इस तरह की, जिस तरह की लोगों की लाइफस्टाइल होता है, और ये पार्टियों में खाते पीते हैं। तो अब जब है कि इसने अब ये भी साथ ड्रिंक कर रही थी, अभी इंतज़ार कर रही थी कि साजिद कब आएगा, लेट अभी तक आया नहीं, जब तमाम चीज़ें चल रही थी। तो जब अभी ये दोनों मियाँ बीवी बैठे म्यूज़िक भी सुन रहे थे, इतने में ये उठी। इसने कहा निकली अपने बालकोनी की साइड पे गई, आई थिंक वो नीचे कुछ देखने गई थी। उनका घर का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसे था कि टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम में बैठा हुआ शख्स बालकोनी और किचन में नहीं देख सकता, लेकिन जो किचन में खड़ा है वो बालकोनी वाले से मुखातिब भी हो सकता है, बात भी कर सकता है और देख भी सकता है। ओके। अब आप मंजरनामा देखें। अब टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम में म्यूज़िक लगा हुआ तेज़ आवाज़ में, वहाँ वो दोनों ड्रेस डिज़ाइनर मियाँ और उसका बीवी और उसका मियाँ वो बैठे, वो खा पी रहे हैं। किचन में उसकी मेड खड़ी है जो बचपन की, जिसने उसको पाला, और वो खुद ये ग्लास लेके पकड़ते पकड़ते अपने कमरे से होती हुई बालकोनी में चली गई। इसने कोई खाने पकाने कुछ बातचीत भी की अपनी मुलाजमा से, और उसके बाद बकौल जो बाद में मीडिया पे बताया गया चीज़ें कि वो पी रही थी तो एकदम वो अनबैलेंस हुई है। और वो अच्छा, पूरे घरों में हर जगह पे बालकोनियों में ग्रिल थी। ये वाहिद फ्लैट था जिसकी बालकोनी में ग्रिल नहीं थी। और सेकंड जो इसमें सबसे पहले चीज़ थी, ना ग्रिल थी, एक ऑटो लॉक सिस्टम था जो बालकोनी को खुलने नहीं देता था। लेकिन वो ऑटो लॉक सिस्टम भी बाद में उस बालकोनी में कभी नहीं मिला। अच्छा, अब कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा अगर कोई देख सकता था तो वो उसकी मेड थी, जो बताया गया। अच्छा, उसकी बालकोनी के नीचे हर रोज़ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, पार्क करती थी, पार्किंग थी नीचे, तो ये अक्सर ऊपर से देख लेती थी, गाड़ी आ गई है हस्बैंड की, पार्क हो गई है, या ऊपर से देखती थी कौन आ रहा है। एक अजीबोगरीब वाक़या ये भी होता है कि वो वाहिद दिन है इतने सालों में कि उस दिन उस बालकोनी के नीचे कोई एक कार भी पार्क नहीं थी। मतलब अगर वो ऊपर से गिरती, गाड़ी पे गिरती, तो उसकी हड्डी शड्डी तो टूट जाती, पर उसकी वो जानलेवा नहीं हो सकता था। लेकिन वो नीचे स्ट्रेट कंक्रीट पे गिरी है।
अच्छा, अब वो कहते हैं वो शराब पीते, वो उसका पाँव बैलेंस ख़राब होता है और वो बालकनी से नीचे गिरती है स्ट्रेट, और उसकी मेड चीखें मारती हुई दाखिल होती है कमरे में। उसके बताती है दोस्तों को, सब ये तीनों नीचे भागकर जाते हैं, और वो जब नीचे पहुंचते हैं उसकी बॉडी के पास, तो बॉडी मूव नहीं कर सकती, लेकिन वो सांस ले रही थी, वो सांस ले रही थी। उसको उठा के ये भागते हैं फ़ौरन हॉस्पिटल। अच्छा, अब वो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो है इसने मील वाइल इन्होंने उसके पेरेंट्स को, भाई को इन्फॉर्म किया, साजिद को इन्फॉर्म किया गया। एक और कंट्रोवर्सी भी सामने आती है कि जब दिव्या भारती हॉस्पिटल में थी या जब उनकी डेथ डिक्लेयर हुई, तो दिव्या भारती के भाई और उनके फादर आए, उनकी मदर नहीं आई थी। और जैसे उनकी मदर आई तो सब कहने लग गए कि तुम दिव्या भारती की कातिल हो। बिल्कुल आपने सही सुना है। और वहाँ पे जब हॉस्पिटल में हुआ तो इसके फादर और भाई तो फ़ौरन पहुँच गए, और इसके ताल्लुकात अपनी वालदा से कोई इतने अच्छे नहीं माने जाते थे। जैसे ये मेड है, बचपन से इसने ही पाला था, और वालदा से इसके अख्तलाफात काफ़ी रहते थे। ये अपने फादर से ज़्यादा क्लोज़ थी और अपने भाई से काफ़ी क्लोज़ थी, और भाई तो थोड़ी देर पहले ही मिल के गया था उससे। तो वो उनका जो शॉकिंग कंडीशन नज़र आ रही थी, और जैसे ही माँ आती है, माँ तो अव्वल इनके साथ नहीं आई, अलग से आई, और जबकि वो एक ही घर से आ रहे थे। तो आप खुद ही सोचो कि एक ही घर से इतनी बड़ी खबर हो, इतनी सदमे वाली, कि बाप और भाई तो पहुंच गए, लेकिन माँ उनके साथ नहीं आई, ठहर के आई। और माँ को जब कहा गया कि, और आते ही बाप और भाई माँ पे चढ़ाई कर दी उन्होंने कि तुम, यू आर द रीज़न, कि इसको तुम मारने की वजह तुम हो। अब इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था वो तो शायद वो इसलिए कहता हो कि तुमने शादी की भी इजाज़त दे दी, तुमने फिल्मों में भी जाने की इसको टाइम से, और ये इस वजह से मर गए। अच्छा, बाद में साजिद भी आ गया, और उसने जब इसकी तहकीकात शुरू हुई, अब तो 2 दिन बाद बॉडी वहीं रखी, और तहकीकात शुरू हुई, तो पता चला जी इनके करीबी दोस्तों से इससे कि साजिद और उसकी लड़ाइयाँ भी होने लगी थी काफ़ी। अच्छा, फिर ये था कि कुछ इसके एटीट्यूड में एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गई थी। कोई कहते हैं कि साजिद की लड़ाइयों की वजह से उसने कोई ड्रग या शराब नोशी ज़्यादा कर दी थी। कुछ ये भी कहते हैं कि साजिद और दाऊद इब्राहिम, जो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम था, जो एक अंडरवर्ल्ड का, और आपको पता है बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड हमेशा ऐसे कनेक्ट रहे हैं, और दाऊद इब्राहिम का नाम हमेशा बॉलीवुड के साथ मंसूब किया जाता, और कहते हैं कि इसके और साजिद की इतनी ज़्यादा दोस्ती थी कि एक साल में कुछ 4 से 5 चक्कर दुबई के उसने, क्योंकि दाऊद इब्राहिम दुबई में ही होता था, इंडिया आने की उसको इजाज़त नहीं थी, कि ये 4 से 5 बार गया है। और इनके दरमियान कुछ इस तरह के मामलात थे जिससे दिव्या भारती खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि ये दाऊद इब्राहिम से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें। शायद उसको लग रहा हो कि अंडरवर्ल्ड से अगर ताल्लुकात रहेंगे तो वो डेंजरस बिल्कुल हो सकते हैं। और लेकिन बॉलीवुड में ये माना जाता है जिसके अंडरवर्ल्ड ताल्लुकात नहीं है वो बॉलीवुड में चल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल एक ये भी एक थी। और ये जो उसके हवाले से था कि इसके कत्ल में, या इसकी जो ख़ुदकशी कहा जा रहा है या एक हादसा करार दिया जा रहा है, एक थ्योरी आई कि जी इसने ख़ुदकशी किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देती थी। लेकिन उसको उसकी फैमिली ने, इन तमाम चीज़ों ने टोटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने बाप ने कहा, और जो जहाँ शूटिंग थी अगले दिन उस सारे मामलात तय हुए, हर चीज़ तय था। उसने कहा मेरी बेटी वो उनमें से कभी नहीं थी जो स्ट्रेस लेकर अपने आप को हार्म पहुँचाए। हाँ, वो शायद किसी दूसरे को हार्म पहुँचा सकती है, लेकिन अपने आप को नहीं। अच्छा, इतने करीबी लोग थे, खुदकुशी वाला आइडिया रिजेक्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा वही पाँव फिसला तो गिर गई, हादसा। फिर उसके बाद एक ये हुआ कि शायद दाऊद इब्राहिम उसके कत्ल में इन्वॉल्व है।
या क्योंकि बॉलीवुड वो की कोई और कुछ एक्ट्रेस? ऐसे, हाँ, वो ये भी इन्होंने कहा कि शायद बॉलीवुड की जो टॉप लीडिंग एक्ट्रेसेस थी, उन्होंने किसी की मदद से इसको मरवाया है, मर्डर करवाया है, ताकि वो जो उनके लिए, सबके लिए ख़तरे की घंटी थी, वो ख़त्म हो जाए, वो उनका मसला ख़त्म हो जाए। और लेकिन दाऊद इब्राहिम के हवाले से ये था कि क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम और साजिद के हवाले से कुछ ऐसी बातें जान चुकी थी जो और वो गुस्से भी थी, वो चाहती भी नहीं थे ऐसा हो, शायद उसको रास्ते से हटाने के लिए ये पूरा काम किया गया। एक बड़ी अजीब बात भी सामने आई थी कि दिव्या भारती की डेथ के बाद उनकी मेड जो उस टाइम फ्लैट में मौजूद थी, कुछ 20-25 दिन बाद उसकी भी डेथ हो गई। मैं यही बताना चाह रही थी कि असल में जो वाहिद गवाह थी, जो उस टाइम किचन में मौजूद थी और जो देख सकती थी, जिससे दिव्या भारती कुछ बात कर रही थी, वो चुप हो गई, डीप सदमे में चली गई। पुलिस उससे कुछ भी नहीं ख़ास उगलवा सकी, सवाए उसने शायद मतलब कुछ बोला ही नहीं। वैसे ही अपनी किसी करीबियों से, एक दो से शायद उसने कहा कि वो बालकोनी का तो लॉक गायब हो गया, वो तो लॉक ऑटो लॉक पे थी, वो तो खुल ही नहीं सकती थी, गिर ही नहीं सकती थी, ये तो गिर ही नहीं सकती थी उस पे से। एक दो ऐसी बातें की जो क्वेश्चन मार्क छोड़ गई। लेकिन 25 से 30 दिन के अंदर वो उसका खामोशी और उसके बाद उसका हार्ट फेलियर से उसकी मौत इस राज को हमेशा के लिए राज बना गई। जिस दिन इसने पार्टी रखी है उससे एक दिन पहले जाके ये बांद्रा में अपना फ्लैट खरीद के आई है। जिसने पहली प्रॉपर्टी खरीदी थी अपनी, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। मतलब कि उसको ये बहुत खुशी थी कि उसने अपनी पसंद का फ्लैट खरीद लिया और वो उस पर शिफ्ट होने जा रही थी। तो उससे पहले ही उसके अगले दिन ही एक ऐसा हादसा हो जाता है कि जिसमें वो पुरसरार तरीके से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और जो वाहिद गवाह थी जिसने देखा, वो खामोश हो जाती है, सदमे में चली जाती है। उसके बाद 25 से 26 दिन के अंदर वो मर जाती है। तो अब बात बड़े कहते हैं बात चलेगी तो बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन अल्लाह बेहतरीन जानता है कि इसकी असल हकीकत क्या थी। दिव्या भारती के जो डेथ से रिलेटेड सारी मिस्ट्रीज और जो जो रूमर्स और जो जो सारे इंसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें थी वो तो आपने बता दी, लेकिन दिमाग में सवाल अभी भी वही है कि ये मिस्ट्री सॉल्व कैसे होगी। तो ये तो शायद कभी सॉल्व हो ना सके। अभी आपने नाम लिया दिव्या भारती के साथ एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस का, श्रीदेवी। श्रीदेवी की डेथ के बाद भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी सामने आई। कहा गया ये भी एक मिस्टीरियस डेथ है। बोनी कपूर को भी ब्लेम किया जाने लगा, फिर कहा जाने लगा कि ये एक सुसाइड है, ये नेचुरल डेथ नहीं है। इसके बारे में क्या जानती हैं आप? अच्छा, श्रीदेवी के हवाले से भी देखें, अगर वो पूरा फंक्शन आप देखें, एक फंक्शन शादी पे वो बहुत खुशी से शिरकत के लिए जा रही है, वो इस इवेंट पे मौजूद थी। फिर उसने वो अपने कमरे में आई, उसने रूम सर्विस वालों को बुलाया, आई थिंक उसने कुछ ऑर्डर दिया और उसके बाद उसने सोचा कि वो फ्रेश अप हो जाए। अच्छा, अब ना ही तो वो उस टाइम पर इतनी ड्रंक थी कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल ही ना रहता ना। उसने जैसे पार्टी में हल्का फुल्का को ड्रिंक के लोग खानों के साथ लेते हैं, जो इनका कल्चर है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बताया गया रिपोर्ट्स के हवाले से भी था कि नॉर्मली वो इस तरह की उसने शराब नहीं पीनी हुई थी कि वो अपना बैलेंस ना कायम रख सकती है। वो उसके बाद वो आती है कमरे में, वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो रूम सर्विस को ऑर्डर देती है। उसके बाद वो बाथरूम गई है या ले जाया गया है, यू नेवर नो उसके बाद क्या हुआ है। उसके बाद जब वो काफ़ी देर तक नहीं आई वापस पलटकर फंक्शन में, तो बोनी कपूर पहले आया। फिर जब उसने दरवाज़ा खटकाया, नॉक किया बाथरूम का कि वो शायद लॉक नहीं था या बाथरूम में सीधा चला गया, तो वो वहाँ पे बाथ टब में डूबी हुई थी। मतलब वो मर चुकी थी वो। और उसको जब पैनिक हुआ, सब पहुँचे, तो इसने निकाला वहाँ से कि वो तो पानी में डूब के मर गई। अब जब कुछ बोनी कहते हैं, कपूर को क्यों ब्लेम किया जाता है? देखिए उस टाइम कमरे में वो मौजूद थी या बोनी कपूर, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप वही था। और ऐसी क्या बात हुई कि वो फंक्शन से निकली है, आई है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से,
उसके बाद अचानक वो बाथटब में घुस गई है पानी भरकर और अचानक वो वहाँ से डूब जाती है। बाथटब की क्या पोजीशन होती है, इतना वो रिलैक्स मूड में, अभी तो इवेंट जारी था, वो तो इवेंट से निकल के आई थी और आप थोड़ी देर बाथरूम वैसे यूज़ करने जा सकते हैं। तमाम हालात और वाक़यात और इसका बेनिफिट किसको हो सकता है, क्या इनके कोई इख्तलाफात चल रहे थे, क्या ऐसे मसाइल थे जिसके बाद श्री देवी ने जो अपने अब उसका पीक, ज़ाहिर बात है इसका एज और पीक जो है ख़त्म हो चुका था, वो अब ज़रा मेच्योर करैक्टर्स की तरफ जा रही थी। उसमें इस हालत में भी, इस एज में भी माँ और बड़ी हिट फिल्में दी हैं, इंग्लिश विंग्लिश बड़ी अच्छी हिट फिल्में दी हैं एंड शी वाज वेरी मच इन डिमांड। तो जब ये सारे वाक़यात नमूदार हुए हैं, इसका ये है कि इसकी तहकीकात बड़ी लिमिटेड हुई हैं। कोई ऐसी सच, क्योंकि दुबई में थी, एक दूसरा मुल्क था, दुबई में मीडिया बहुत कंट्रोल्ड है, दुबई में लॉ एंड ऑर्डर का जो हिसाब किताब है वो उस हिसाब से वो डिटेल जो आपको कोई पाकिस्तान, इंडिया या कहीं और मीडिया खुलकर बात करता है, और बहुत सी वाक़यात और चीज़ को दुबई में हर चीज़ कंट्रोल्ड है और किसी दूसरे शख्स को उस जगह पे जाने की इजाज़त भी नहीं थी। एक और भी थी कि जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को डेड देखा तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल नहीं किया, अपने फ्रेंड को कॉल की। तो वो उस पर भी बड़ी ज़्यादा रूमर सामने आए थे, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन वो दुबई में थी जैसा कि आपने बताया। असल में देखिए ना, जब भी आपको ऐसा हादसा देते हैं, आपका पहला जो रिएक्शन होता है, और हर होटल में एक अदद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मौजूद होता है कि अगर किसी किस्म की इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस बाहर खड़ी होती हैं, लेकिन ऐसे में अपने डॉक्टर को या वहाँ की इमरजेंसी को कॉल के बजाय आप अपने दोस्त को कर रहे हैं कि वो आपको मशवरा दे। इस दौरान जो शख्स जिसका बचने का कोई 1% भी चांस था, तो वो नहीं रहा। तो इतनी देर तक पानी में रहने के बाद जाहिर बात है कि वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। माइकल जैक्सन, श्रीदेवी और दिव्या भारती की डेथ से जुड़ी तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमने आपके सामने रखी। आपको क्या लगता है, कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।